डीआरडीओ जो है हमारा एक डिफेंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी जो मिलिट्रीज है उनको इक्विपमेंट से लेकर के और मैन पावर तक सप्लाई करता है। ठीक, 1958 के अंदर डीआरडीओ का गठन किया गया था, बनाया गया था। शुरू में ये टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरह काम करता था। ठीक है, और इसका जो गृह मंत्रालय जो है वो कौन सा है? रक्षा मंत्रालय। ठीक, आज की डेट में अगर हम बात करें, कल भी मैंने आपको कई सारे डीआरडीओ के टेक्निक्स वगैरह बताए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 2020 में मतलब 2020 के अंदर डीआरडीओ ने क्या क्या अचीवमेंट किए हुए हैं। ठीक है, डीआरडीओ ने कौन कौन से अचीवमेंट किए हैं, कौन कौन सी चीजें बना करके लोगों को या सेना को दी है, जो कि करंट अफेयर्स में भी आ जाता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जो प्री का एग्जाम हमारा होने वाला है। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो हमारा था वो ये था कि दो तीन चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। एक तो था हमारा ध्रुवास्त्र। ठीक है, ध्रुवास्त्र के बारे में बता दो जल्दी से, कल मैंने बताया था। एक था रुद्रम, ठीक, एक था भारत द्रोण, भारत द्रोण। ये तीन चार चीजें मैंने आपको कल बता चुका था। तो देखो ध्रुवास्त्र, रुद्रम, रुद्रम क्या था जल्दी जल्दी बताओ भाई। ध्रुवास्त्र क्या था? एंटी टैंक मिसाइल है ध्रुवास्त्र। और किस टाइप की मिसाइल थी ये? हेलेना। किस टाइप की मिसाइल थी? हेलेना। एंटी टैंक मिसाइल थी। ठीक है, टैंक को उड़ाने का काम करती है, टैंक जो है डिस्ट्रॉय कर सकती है, एनिमीज के जो भी टैंक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है ना। हेलेना का मतलब भी बताया था मैंने। हेलेना का मतलब जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है, हेलीकॉप्टर से चलाई जाने वाली मिसाइल। 22 जुलाई को जो है इसका यहाँ पर जो है सेना को इसको दे दिया गया था। ठीक, रुद्रम के बारे में बताओ जरा, रुद्रम क्या था? रुद्रम कौन सी मिसाइल है? रुद्रम जो था एंटी रडार मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? ठीक है, रडार मिसाइल है। और कौन सी मिसाइल है? एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक, एयर टू सरफेस का मतलब हवा से जमीन पर ये मार कर सकती है। और इसका काम क्या है? दुश्मन के जो रडार होते हैं, ठीक है, रडार मैंने आपको बताया था, रडार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इस तरीके से चारों तरफ घूमता रहता है। ये इसमें से रेडियो सिग्नल्स निकलते हैं, जो कि मान लीजिए यहाँ से अगर कोई भी प्लेन वगैरह आ रहा है उससे टकरा करके और वापस रिसीवर में जाता है, और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई प्लेन जो है हमारे एरिया में आ चुका है। ठीक, तो ये जो रुद्रम है ये रिसेंटली जो हमारा राफेल है ना, जो अभी अभी हमने फ्रांस से परचेस किया है, उसके अंदर जो है फिट किया गया है। और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने जो एयर स्ट्राइक किया है जैसे पाकिस्तान के ऊपर, वहां जाने से पहले वहां के रडार सिस्टम एनिमीज के जो भी, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद था भारत द्रोण। भारत द्रोण की दो विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, बताओ जल्दी से इसकी दो क्वालिटी क्या थी? भारत द्रोण जो बनाया हुआ है डीआरडीओ ने, देखो पहला तो ये इसमें क्या था? एआई का यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। दूसरा, ये खराब से खराब मौसम में, ठंडे मौसम में भी काम कर सकता है। लेह लद्दाख के अंदर जो है चाइना बॉर्डर के ऊपर इसका यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सर्विलांस के लिए, निगरानी के लिए। ठीक है भाई, तो ये दो तीन चीजें हमने कल पढ़ ली थी। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं 2020 के अगले इसकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में। ठीक, चलो अगला आप लिखो मारीच। मारीच, मारीच जो है एंटी टारपीडो, एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। क्या है? एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम। अब इसका हिंदी में कोई नाम नहीं होता है, तो मैं अभी उसका मतलब समझा दूंगा आपको। एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम, नाम क्या है इसका? मारीच। ठीक, अब एंटी टॉर्पीडो का मतलब क्या होता है भाई? देखो, टॉर्पीडो जो है वो एक तरीके की मिसाइल है ना, जो कि किससे चलाई जाती है? सबमरीन से चलाई जाती है, पनडुब्बियों से चलाई जाती है। ठीक है, मान लो ये मेरी पनडुब्बी है, पानी के अंदर जो मिसाइलें चलाई जाती है, ये एक पनडुब्बी है। इसने मिसाइल जो अंदर जो लड़ाई होती है पानी के अंदर, है ना, जो दो सबमरीन आपस में लड़ती है, मान लो हमारे एरिया में अगर कोई एनिमी की सबमरीन आ गई तो उस पर हम हमला, अटैक कैसे करेंगे? तो उसके लिए टॉर्पीडो चलाया जाता है ना। और ये टॉर्पीडो पानी के अंदर ही चलता है, और पानी पनडुब्बी से या सबमरीन से छोड़ा जाता है और जाकर के सामने वाली जो भी सबमरीन है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक, अब ये जो हमारा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है? एंटी टॉर्पीडो, है ना। नाम से इसके क्लियर है कि ये जो टॉर्पीडो है उसके अगेंस्ट काम करेगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए हमारे ऊपर किसी दुश्मन सबमरीन ने जो है अटैक किया, टॉर्पीडो लॉन्च कर दिया। अब टॉर्पीडो अगर एक बार लॉन्च हो गया तो इतनी बड़ी सबमरीन है
उस टॉर्पीडो को उसके रास्ते से हटाने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है और सबमरीन से आकर के वो हिट हो जाता है, और जैसे ही वो हिट होगा लगेगा तो वहां पर जो है सबमरीन तो पूरी पानी के अंदर होती है, तो एक भी टॉर्पीडो अगर उसमें लगता है तो पूरी सबमरीन क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब एंटी टॉर्पीडो सिस्टम ये क्या करता है, ठीक है, ये जो मारिच सिस्टम है, मान लीजिए ये एनिमी की सबमरीन है और ये हमारी सबमरीन है ना, ये इंडियन नेवी की सबमरीन है। अब इसके अंदर मारिच एक सिस्टम लगा हुआ है जो कि डिकॉय सिस्टम है। जैसे ही किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर कोई टॉर्पीडो कोई मिसाइल छोड़ा तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ छोटे छोटे एक्सप्लोसिव निकालता है ना, छोटे छोटे आप कह सकते हो कि विस्फोटक निकालता है जो पानी में छोड़ देता है। और ये जो विस्फोटक है जैसे ये मिसाइल पास में आती है तो ये अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं, और जैसे ये ब्लास्ट होते हैं तो चूंकि ये जो मिसाइल है ना, ये सबमरीन को टारगेट करके किया गया है, बट बीच में इसको दूसरा टारगेट प्रोवाइड कर देता है कौन, मारिच। तो ये जो टॉर्पीडो है ये सबमरीन में हिट होने की बजाय कहां पर हिट हो जाती है, इन छोटे छोटे एक्सप्लोसिव के पास जाकर के ब्लास्ट हो जाती है, और हमारी जो सबमरीन है वो क्या हो जाती है, बच जाती है किसके अटैक से, इस टॉर्पीडो के अटैक से। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मारिच क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है किसका, टॉर्पीडो का। उस टॉर्पीडो के टारगेट को क्या कर देता है, वो मैनिपुलेट कर देता है, बदल देता है, ठीक है, उसको चकमा दे देता है। वो मारने आया था सबमरीन को, पर किसको मार देता है, इनको मार देता है ना। जनरली हमने देखा होगा ना कि प्लेन्स में भी फ्लेयर्स लगे होते हैं। जैसे मान लो हमारा फाइटर प्लेन के पीछे कोई दुश्मन का फाइटर प्लेन चल रहा है, और अगर दुश्मन प्लेन ने हमारे ऊपर कोई मिसाइल छोड़ा तो हमारा प्लेन क्या करेगा, अपने अंदर से फ्लेयर्स निकालता है, क्योंकि ये जो सारे मिसाइल्स हैं ये एक्चुअली में क्या होते हैं, हीट सेंसर्स होते हैं इनके अंदर। मतलब जहां पर ये हीट ज्यादा देखेंगे, प्लेन का इंजन जैसे जो ज्यादा गर्म होगा या सबमरीन का इंजन ज्यादा गर्म होगा, उसी जगह पर जाकर ये हिट करते हैं। तो वहां पर उनको दूसरा हीट टारगेट दे दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सबमरीन में या प्लेन में जाने की वजह कहां पर लग जाता है, यहां पर हिट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर एक और इंटरेस्टिंग बात कि इसका नाम मारिच क्यों है भाई। मारिच का नाम पहले कहीं सुना है, हमारे पौराणिक कथाओं में इसका नाम आता है, कोई बता सकता है क्या? चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। मारिच जो था वो एक राक्षस था। क्या था? राक्षस। भगवान राम ने सोने के हिरण के पीछे भागे थे, ये सभी को पता है, ठीक है, पता है नहीं पता है? हाँ, सोने के हिरण के पीछे भगवान भागे थे। वो जो सोने का हिरण बना हुआ था वो कौन था, वो मारीच था, है ना। रावण का मामा था वो रिश्ते में, और वो मारीच ने क्या किया था, भगवान राम को मैनिपुलेट किया था, मतलब उन्हें चकमा दिया था, है ना। एक्चुअल में वो राक्षस था, पर सोने का हिरण बन करके, और उसने भगवान को बहुत दूर ले गया, और इसी वजह से रावण ने जो है माता सीता का हरण कर लिया। तो वही उसकी मैनिपुलेशन की वजह से ही ये भी मैनिपुलेशन का ही काम करता है ना, टारगेट को चकमा देने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, मारीच रखा गया। ओके, चलो, तो ये मारिच सिस्टम है। मारिच की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेट आप लिख लीजिए, ठीक है। मारिच 26 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। 26 जून 2020, 26 जून 2020 को। देखो, इसके पीछे की स्टोरी अगर आपको पता है तो ये याद रखने में आसानी होती है, और कुछ उसका रीजन नहीं है, ठीक। चलो अगला देखो, तो P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम, मिटा दो इसको। अगली जो अचीवमेंट है हमारे पास वो आती है P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम। अब ये क्या होता है ना, ये भी DRDO ने बनाया है ना, और ड्रॉप सिस्टम है ये। ड्रॉप सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई, देखो जब लड़ाई होती है या ऐसी कोई भी डिजास्टर आता है, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, वगैरह वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कुछ जगहों पर मान लो लोग फंसे हुए हैं, है ना, वहां तक उनके पास तक जो है हमें जरूरी चीजें पहुंचानी है, खाना पहुंचाना है, पानी पहुंचाना है, और अगर लड़ाई चल रही है तो वहां हथियार पहुंचाना है ना, सैनिकों के लिए वेपन से लेकर के खाने पीने की सारी चीजें पहुंचानी है। तो अब मान लो कोई ऐसा एरिया है पहाड़ों वाला बिल्कुल, जहां पर जो है हमारा व्हीकल्स नहीं जा सकते, है ना, तो केवल वहां पर प्लेन से जाया जा सकता है, और प्लेन भी वहां पर उतर नहीं सकता है नीचे, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, एक ड्रॉप सिस्टम का यूज किया जाता है। मतलब ऊपर से प्लेन जा रहा है और वो प्लेन उड़ते उड़ते ही अपने अंदर से वो सारे सामान नीचे गिरा देता है, ठीक।
अब सामान गिराना तो आसान है पर उसको सेफली नीचे लैंड कराना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर गिरा दिए और टूट गए तो उनका कोई सेंस नहीं रह जाएगा। इसीलिए ये ड्रॉप सिस्टम बनाया है कि एक तरीके का इसमें पैराशूट्स लगे होते हैं, है ना, सेंसर्स होते हैं। जैसे ये हवा में आता है तो इसके जो पैराशूट्स हैं वो खुल जाते हैं और उन पैराशूट्स के थ्रू वो जो पूरा लगेज होता है, वो जो पूरा सामान होता है, वो सेफली क्या हो जाता है, लैंड कर जाता है। ठीक, तो इसको किसने बनाया है? P7 हेवी ड्रॉप सिस्टम को DRDO ने बनाया है। ये जो है 60 टन, है ना, 60 टन तक का जो है आपका जो सामान है वो सेफली लैंड के ऊपर जो है जमीन के ऊपर उतार सकता है। अब इसमें आपके सेना की गाड़ियां भी हो सकती हैं, सोल्जर्स तो खैर अपने पैरा ट्रूपिंग के थ्रू खुद ही कूद सकते हैं, है ना। सामान हो सकता है, राशन हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, हथियार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो 60 टन तक के सामान को जो है ये आसानी से क्या कर सकता है, लोड करा सकता है। ठीक, नीचे जमीन के ऊपर 15 जुलाई 2020 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। 15 जुलाई 2020। देखो अब ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम कोई नया है, पहले से ये सारे सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, बट इनकी कैपेसिटी जो है वो अलग अलग है। अब DRDO जो है एक ऐसा हेवी ड्रॉप सिस्टम बना रही है जो किसी बड़े से बड़े टैंक को, है ना, टैंक का वजन कितना होता है? टैंक का वजन कम से कम 50 से लेकर के 60 टन तक होता है। तो किसी टैंक को, हेवी मिलिट्री के आर्मर्ड व्हीकल्स को ये सीधा ऊपर से फेंक सकते हैं और वो आसानी से बिना टूटे फूटे जमीन के ऊपर उतर जाएगा। ठीक, तो ये काम होता है इस PS हेवी ड्रॉप सिस्टम का। इसकी क्षमता 60 टन है और आगे नई नई क्षमताओं वाले सिस्टम आते रहेंगे। तो 15 जुलाई 2020 को DRDO ने इसको बनाया था। ठीक है भाई, चलो फिर अगला सिस्टम देखो, इसको मिटा दूं। एक आता है आपका रेडार एक्स। ठीक है, ये एक सिस्टम, ये भी आपका जो है DRDO ने बनाया है 2020 के अंदर। इसकी तारीख लिखो 2 मार्च 2020। 2 मार्च 2020 को DRDO ने इसको बनाया। ठीक है, क्या चीज? ये जो है एक एक्सप्लोसिव डिटेक्टर है, मतलब कि बॉम्ब जो होता है ना, बम मान लो कहीं पर किसी ने रख दिया, उसको ढूंढना है तो ये डिटेक्ट कर सकता है आसानी से, है ना। 2 से लेकर के 5 मीटर की दूरी से, है ना, बिना बम के ज्यादा नजदीक जाए। क्योंकि मशीन है, अगर मान लो बाय चांस बम फूट भी जाता है तो किसी जान माल की नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो रेडार एक्स एक ऐसा डिटेक्टिव एपरेटस या डिवाइस है, या वो सेंस कर लेता है किसी भी बॉम्ब को, एक्सप्लोसिव को, और फिर हमारे जो दूसरे लोग हैं या दूसरी टीम है वो उसको जाकर के क्या कर सकती है, डिफ्यूज कर सकती है। ठीक, तो बेसिकली अगर मोटा मोटा देखा जाए तो क्या है ये एक तरीके का बम खोजने वाला या बम की पहचान करने वाला जो है डिवाइस है। ठीक है, और ये भी DRDO ने बनाया 2 मार्च 2020 को। ये 2 से 5 मीटर की दूरी से ही एक साथ 15 से लेकर के 20 एक्सप्लोसिव भी अगर हैं तो उनको डिटेक्ट आसानी से कर सकता है। ठीक है, देखो होता क्या है कि जैसे जब भी लड़ाई होती है बॉर्डर के ऊपर, सामने वाले भी और हम लोग भी माइंस बिछा के रखते हैं, है ना। माइंस का मतलब है कि जमीन के अंदर बमों को या माइंस को गाड़ दिया जाता है। जैसे ही उसके ऊपर कोई पैर रखता है या कोई व्हीकल जाता है तो वो फट जाते हैं। ठीक, अब ऐसी जो माइंस है इनको ढूंढना जमीन के अंदर बहुत ही मुश्किल होता है, और इसी वजह से युद्ध के समय ये जो सिस्टम है ये बहुत ही काम आता है। ठीक है, ये एक बड़े एरिया में एक साथ कई सारे जो माइंस है उनको डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से फिर जो डिफ्यूज करने वाली जो हमारी डिफ्यूजिंग टीम है उसको आसानी होती है उनको डिफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ओके, चलो तो ये हो गया। अगला लिखो भाई, मारिच के बाद लिखो सुमेरु पैक। ठीक है, सुमेरु पैक जो है 4 जनवरी 2020 को जो है 4 जनवरी 2020 इसकी डेट है। 4 जनवरी 2020 को इसको जो है लॉन्च किया गया था। ठीक, अब ये करता क्या है, देखो स्पेशली ये जो अब यहाँ से मैं जो 3-4 चीज़ें बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारी अचीवमेंट है ये कोविड के लिए की गई है ना। कोविड-19 जो महामारी चल रही है, हमारा पेंडेमिक चल रहा है, उसमें ये जो सुमेरु पैक से लेकर के आगे और 2-4 चीज़ें मैं बताऊँगा, ये सब कोविड-19 से किसी ना किसी तरीके से लड़ने में हेल्प आपकी करेगी। ठीक है, तो देखो ये क्या चीज है उसको समझ लो। सुमेरु पैक 4 जनवरी 2020 को DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया। ये है क्या एक्चुअल में, ये एयर सर्कुलेशन सिस्टम है। क्या है? एयर सर्कुलेशन सिस्टम, मतलब कि ये हवा को क्या करता है, हवा को सर्कुलेट करता है। किसके अंदर? PEP किट के अंदर।
पीईपी नहीं है, वो पीपी है ना, वो जो पूरा ऊपर से नीचे तक जो डॉक्टर्स लोग कवर करके रखते हैं ना। अब ये किट तो सभी को पता ही होगा क्योंकि 1-1.5 साल हो गया है, सब जानते हैं कोविड के बारे में। तो उस किट के अंदर जब भी कोई डॉक्टर, नर्स या जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर है जब वो काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा जो है कवर रहता है। आंखों के ऊपर भी प्लास्टिक का कवर है, पूरा सिर से लेकर के पैर तक पूरे कवर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उन लोगों को अंदर हीट इतना बढ़ जाता है, इतनी गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि पूरे दिन उसके अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस किट के अंदर, है ना। तो उस पीपी किट के अंदर काम करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए डीआरडीओ ने सुमेरु पैक बनाया, जो कि एक तरीके का एयर सर्कुलेशन सिस्टम है। ये इस तरीके का होता है और इसके अंदर इसको आप उस किट के साथ अटैच कर सकते हो। इसमें दो इस तरीके से जैसे हम बैग टांगते हैं ना, वैसे दो बैंड लगे होते हैं। उस बैंड के थ्रू पीपी किट के पीछे आप इसको आराम से हैंग कर सकते हो, टांग के रख सकते हो, और उसकी जो पाइप होती है उसको इस किट के अंदर हम अटैच कर लेते हैं। ठीक, उससे होता क्या है कि ये जो पाइप है इसको जब आप किट से अटैच करोगे, मान लो इस पर्सन ने किट पहनी हुई है, तो वो पर्सन उस किट के अंदर ये जो डिवाइस है लगातार हवा को क्या है सप्लाई करता रहता है। ठीक, मतलब एक तरीके से पंखा लगा दिया है किट के अंदर। ठीक है, सिंपल अगर भाषा में कहे तो ये जो पंखा है ये लगातार इस किट के अंदर हवा देता रहेगा, जिससे इसके अंदर काम करने वाला जो भी व्यक्ति है, डॉक्टर है, नर्स है वगैरह जो भी है, वो उसको उतना ज्यादा जो है फील नहीं होगा और वो आसानी से लंबे समय तक उस किट को पहन करके काम कर सकता है। ठीक, ये सुमेरु पैक का काम है। और सुमेरु पैक जो है ये वजन में बहुत ही हल्का है, कुल मिला के ये 500 ग्राम, मतलब कि सिर्फ आधा किलो इसका वजन है टोटल, है ना। इसके अंदर एक छोटा सा फैन है और उस फैन को चलाने के लिए एक बैटरी है ना, और एक फिल्टर है। तो इस तरीके से इसका वजन कुल मिला के जो है 500 ग्राम है और कोई भी व्यक्ति आसानी से इसको दिन भर अपने साथ में अटैच करके रख सकता है। ठीक, तो ये भी 2020 में डीआरडी को एक बहुत ही जो है अच्छा अचीवमेंट है। इसके बाद अगला लिखो, यूवी डिसइंफेक्शन टावर। अगला जो डीआरडीओ ने चीज बनाई है वो कौन सी है? यूवी डिसइंफेक्शन टावर। ठीक है, अब यूवी का मतलब तो सभी को पता ही होगा। ठीक है, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेस। तो देखो यूवी रेस क्या करती है? यूवी रेस हार्मफुल होती है हमारे लिए, हम सबको पता है। अगर हमारी बॉडी पर भी डायरेक्ट यूवी रेस पड़ जाए एक प्रॉपर वेवलेंथ की, तो वो हमको जो है हार्म कर सकती है। ठीक, जैसे ओजोन लेयर में जो छेद हो रखा है उसके अंदर से जो पराबैंगनी किरणें आती है, यूवी रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। तो वो जो पराबैंगनी किरणें हैं वो क्या कर सकती है? हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब हमें नुकसान पहुंचा सकती है तो ऑब्वियसली जो छोटे छोटे जर्म्स हैं, जो कोविड का वायरस है, उसको भी ये क्या कर सकती है? डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो एक ऐसी वेवलेंथ का यूवी रे है ना, जो कि हमें नुकसान ना पहुंचाए, है ना, क्योंकि अगर हमें नुकसान पहुंचाएगा तो इसको बनाने का कोई मतलब नहीं है। उसको क्या किया जाता है? एक तरीके से इस टावर के शेप में छोटे छोटे, जैसे आपकी जो हम कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी लाइट होती है ना, बैटरी, छोटी छोटी बैटरी, उस तरीके की बैटरी जैसा लाइट होता है ये। और जैसे ही इसको ऑन किया जाता है तो इसका जब लाइट जलता है तो इसके अंदर से यूवी रेज निकलती है। तो ये जो यूवी रेज है ये आसपास के पूरे एरिया में जाएंगी भाई, लाइट तो जो है हर जगह जाएगा। तो जब ये जितने भी एरिया पर ये पड़ेगी उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स, चाहे वो कोविड का वायरस हो चाहे कोई दूसरा हो, उन सभी को ये क्या कर देता है? मार देता है। मतलब कि बिना आपको केमिकल सैनिटाइजेशन किए हुए, बिना साबुन से हाथ धोए हुए, है ना। हालांकि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इसका यूज नहीं किया जाता है, केवल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके की चीजें जिनके ऊपर हम केमिकल नहीं डाल सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनके ऊपर आप सैनिटाइजेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि वो खराब होने का, उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो खराब हो सकते हैं। तो उनको हम अगर सैनिटाइज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं? यूवी डिसइंफेक्शन टावर से। इस टावर की रेंज में अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, मतलब कि जीवाणुओं, विषाणुओं से रहित हो जाएगा। कोविड का वायरस अगर है तो वो मर जाएगा। ठीक, अच्छा, दूसरा यूज इसका क्या है कि इसका साइज बड़ा करके हम इसको ऐसी पब्लिक प्लेस पर भी लगा सकते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। जैसे मान लो कोई मॉल है ना, कोई सिनेमा हॉल है या बाजार है, ऐसी जगहों पर इसको लगाया जाता है। बड़े बड़े होटल्स में इसको लगाया जा सकता है, जिसकी वजह से लोगों को आते जाते जो भी पर्सन से सारे लोग जो अपने आप ही क्या हो रहे हैं, उसमें सैनिटाइजेशन चल रहा है। उस इन्वायरमेंट में, उस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो है जिंदा नहीं रह सकता है। ठीक, अच्छा देखो, यूवी रेस के बारे में आपको एक और बात बता दूं कि ये
जैसे जैसे आप इसकी वेवलेंथ को अगर चेंज करोगे तो वैसे वैसे ये क्या कर सकती है, हर तरीके की चीजों को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, जैसे कि मच्छर से लेकर के इंसानों तक और बैक्टीरिया वायरस को भी ये हार्म कर सकती है। और इसीलिए यूवी रेज वाली जो हम कहते हैं ना, मॉस्किटो प्रोटेक्टर्स भी आते हैं कि ऐसा ही यूवी रेस होता है, उसको आप ऑन कर लो तो जितनी जगह पर वो लाइट पड़ेगा, वो जो लाइट है उसके अंदर कोई भी मच्छर मक्खी अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि जैसे ही वो आएगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक, तो कई तरीके से इसका यूज किया जा सकता है। तो यूवी डिसइंफेक्शन टावर ये भी जो है DRDO के द्वारा बनाया गया है। ठीक, अब इसके बाद एक और है अल्ट्रा स्वच्छ चेंबर। अल्ट्रा स्वच्छ चेंबर, इनके नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है आपको। अल्ट्रा है ना, स्वच्छ कक्ष या चेंबर। ठीक है, ये क्या चीज है भाई, ये भी एक छोटा सा इस तरीके का, जैसे हमारी अलमारी का ड्रॉ होता है ना जिसको हम खोलते हैं और बंद करते हैं, उस तरीके का ड्रॉ है। और इसमें भी वही यूवी रेडिएशन का यूज किया गया है। ये छोटे छोटे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें आप उसको रख दो और उसको बंद कर दो, थोड़ी देर के बाद उसको निकाल लो तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इनके नाम याद रखना जरूरी है। और ये किस चीज को सैनिटाइज करने के काम आ रहे हैं, तो अल्ट्रा स्वच्छ कक्ष या अल्ट्रा क्लीनिंग चेंबर जो है, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सैनिटाइज करने के काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी है, ठीक, जिनके ऊपर आप केमिकल स्प्रे वगैरह नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी DRDO ने बनाया है। चलो फिर अगला देखो, अगला जो देखो, भारत की पहली विंड टनल है ना। विंड टनल समझते हो नहीं समझते हो भाई, DRDO ने भारत की पहली विंड टनल बनाई है। वो किस शहर में है ये पूछा जाता है। तो देखो, हैदराबाद के अंदर, कौन सा शहर है, हैदराबाद। हैदराबाद हमारा देश का एक शहर है, उसके अंदर DRDO ने जो है विंड टनल बनाया है। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, पवन सुरंग। पवन सुरंग ये बेसिकली एक टेस्ट फैसिलिटी है ना। विंड टनल में क्या चीजें टेस्ट की जाती है, देखो विंड टनल का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखो ये मान लो ये पूरा इस तरीके का एक बिल्डिंग है, इसके अंदर उन्होंने क्या करते हैं, वो लोग नीचे की तरफ बड़े बड़े फैन लगाते हैं, बहुत पावरफुल फैन होते हैं, है ना। ये फैन जब चलते हैं, इसके ऊपर एक जाली लगी होती है इस तरीके की, दिखाई दे रहा है सबको बोर्ड के ऊपर, ये जाली लगी हुई है। इसके ऊपर अगर आप खड़े हैं, इसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, और नीचे से हवा आ रही है ना। अब नीचे से इतनी तेज हवा आती है, वो जो पंप है, वो जो आपके पवन सुरंग या विंड टनल किसको कहते हैं, कि इस तरीके से नीचे से जब हवा आती है ना, तो ये जो पर्सन है या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा है तो वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। जितनी ज़्यादा तेज हवा नीचे से जाएगी उतना ही वो फ्लोट करेगा अलग अलग डायरेक्शन में, जैसा हम चाहे उसको मूव करा सकते हैं। देखो अब इसका यूज़ क्या होता है कि जब हम कोई प्लेन बनाते हैं तो उसके मॉडल को बना करके हवा में जब वो उड़ेगा चलेगा तो उसके ऊपर एयर कैसा रेजिस्टेंस दिखाती है, हवा का क्या प्रभाव पड़ता है, उस सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए ये विंड टनल बनाई जाती है। ठीक, जब कोई सैनिक ऊपर से पैराशूट से कूदता है, उसके ऊपर हवा किस तरीके से प्रभाव डालती है, ये सारी चीजें यहां पर पता की जाती है। तो ये कौन से शहर में है, हैदराबाद में। ठीक, चलो अगला लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल। अगला कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो देखो ये है क्या, ये 1000 बेड का मतलब 1000 बेड है इसके अंदर, और ये कोविड-19 के टाइम पर जो है बनाया गया है। कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए बनाया गया हॉस्पिटल है। और कहाँ पर बनाया गया था, DRDO के द्वारा बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया। ठीक है, 1000 इसमें मरीज आ सकते हैं, 1000 इसमें जो है बेड आपके आ सकते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस हॉस्पिटल का नाम है। 5 जुलाई 2020 को जो है इसको शुरू कर दिया गया था कोविड पेशेंट के लिए। ठीक है, 5 जुलाई 2020 को इसको शुरू कर दिया गया था। ठीक, अब इसमें क्या क्या खासियत है, इसमें खासियत ये है कि भाई इसके अंदर सारी एडवांस फैसिलिटीज है। हालांकि ये एक टेम्पररी हॉस्पिटल था, मतलब कि इसको हम शिफ्ट भी कर सकते हैं कहीं पर भी, छत से लेकर के सारी दीवारें तक ये सब क्या थी, इसकी टेम्पररी थी, पर फिर भी इसके अंदर सारे मॉडर्न इक्विपमेंट प्रेजेंट थे, अवेलेबल थे, जिसमें ICU रूम भी था, वेंटिलेटर्स भी थे, है ना, और भी जितनी भी फैसिलिटी एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटी इसके अंदर थी। ठीक, 15 जून को अब अगला जो
टॉपिक था वो कौन सा था हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली के अंदर है, 1000 बेड का एक टेम्पररी हॉस्पिटल है, डीआरडीओ ने एस्टेब्लिश करके दिया हुआ है। 5 जुलाई 2020 को ये शुरू कर दिया गया था। और इसमें जो एक चेंबर है आईसीयू है ना, आईसीयू जो इसमें एक चेंबर है या एक रूम है, वो 15 जून को गलवान में जो भारत और चीन के सैनिकों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे एक सैनिक जो है शहीद हो गए थे। ठीक है, उन शहीद संतोष बाबू है ना, सैनिक का नाम क्या था, संतोष बाबू, संतोष बाबू के नाम पर इस आईसीयू चेंबर का नाम रखा गया है। ठीक है, मतलब इस आईसीयू चेंबर का नाम क्या है, संतोष बाबू आईसीयू है ना, आईसीयू रूम। तो इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सैनिक का जो हमारे कर्नल थे शायद वहां पर, उनका नाम आपको याद रखना है, जो 15 जून को शहीद हुए थे गलवान में चीन के साथ जब झड़प हुई थी उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चलो इसके बाद देखो अगला जो है, इसके अंदर एक आईना करके एक और चीज बनाई है डीआरडीओ ने, AINA, आईना है ना। आईना जो है ये है क्या, ये एक अटेंडेंस ऐप है। कौन सा ऐप है, अटेंडेंस। जैसे जनरली बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होती है हमारी, है ना, जैसे हम जाते हैं कहीं पर कहीं जहां भी जो काम करता हो तो वहां अंगूठा लगाता है, वो उसका फिंगरप्रिंट जो है के थ्रू उसकी अटेंडेंस लग जाती है। अब कोविड के टाइम पर क्या होता था कि एक ही मशीन पर जब कई लोग हाथ लगाएंगे तो वहां से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो यहाँ पर डीआरडीओ ने क्या किया है कि कर्मचारियों के लिए, अपने एम्प्लॉइज के लिए एक फेस डिटेक्शन डिवाइस बनाया, मतलब कि चेहरे से उनकी पहचान जो है हो जाए, उनको वहां पर हाथ ना लगाना पड़े, वो डिवाइस बनाया और उसको नाम क्या दिया, आईना। आईना का मतलब, एआई का मतलब तो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, और एन का मतलब है इनेबल, इसको ये इसकी स्पेलिंग है, और ए का मतलब अटेंडेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल अटेंडेंस डिवाइस है ना। ये क्या काम क्या करता है, ये सिंपल सा काम करता है कि जैसे ही आप इसके सामने अपना चेहरा ले जाओगे, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हो तो ये आपकी पहचान कर लेगा और आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। आपको किसी भी तरीके से उस मशीन को छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें जो पूछे जाने वाली चीज है वो क्या है कि डीआरडीओ की आरसीआई लेबोरेटरी ने इसको तैयार किया है। कौन सी लेबोरेटरी ने तैयार किया है, आरसीआई लेबोरेटरी, डीआरडीओ ने इसको तैयार किया हुआ है। ठीक, चलो अब इसके बाद देखो अगला है कोविसैक। अगला जो एक और आपका डिवाइस है, या आप उसको चेंबर कह सकते हो, कोवसैक या कोविसैक इसको बोलते हैं। ये क्या है, ये एक तरीके का चेंबर है ना। इसमें होता क्या है कि जैसे कोविड का कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट को इस चेंबर के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, अब इस चेंबर के अंदर यहाँ पर इस तरीके से 2 होल्स होते हैं और जिनमें ग्लव्स लगे होते हैं, और बाहर खड़ा हुआ डॉक्टर जो है अपने दोनों हाथ इन दोनों ग्लव्स में डाल करके इस पेशेंट को चेक करता है, उसका सैंपल लेता है ना, और बिना उसको टच किए। और चूंकि डॉक्टर तो बाहर खड़ा हुआ है, यहाँ पर पेशेंट अंदर है, यहाँ पर दोनों ग्लव्स, आपने देखा होगा ना हॉलीवुड मूवी में वो कुछ अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो ग्लव्स डाल के, वो उस तरीके का चेंबर है ना। तो उस तरीके के चेंबर्स में डाल करके कोविड पेशेंट को आराम से टेस्ट कर सकता है बिना किसी डर के। और यहां से जैसे ही कोविड पेशेंट बाहर निकलता है तो दूसरे पेशेंट के आने के पहले ये चेंबर ऑटोमेटिक जो है सैनिटाइज हो जाता है। ऑटोमेटिक जो है इसमें ओजोन गैस का यूज करके इसको ऑटोमेटिक सैनिटाइज कर दिया जाता है। ठीक, क्योंकि ओजोन भी क्या है, एक डिसइंफेक्टेंट गैस है। फाइन, तो ये इतनी सारी जो चीजें हैं हमारी, ये डीआरडीओ ने बनाई है 2020 के अंदर, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ की तारीखें याद रखना जरूरी है, कुछ के नाम और वो किन चीजों में यूज आ रही है वो याद रखना जरूरी है ना। तो वो सारी चीजें मैंने आपको डीआरडीओ से रिलेटेड बता दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। अब कल हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप चाहो तो आप भी ग्रुप में बता सकते हो, अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाहो तो मैं उसको लेकर के आपको कल का लेक्चर कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स।